निकाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे, लेकिन आज की सबसे अहम तरीन खबर डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज इंतहाई अहम और गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक खुली और संगीन चार्जशीट खुलकर सामने आ गई। पाक फौज की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी इंतशारी टोला करार दे दिया गया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में सामने आई है जब सानह 9 मई का 1 साल मुकम्मल होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और पाक फौज ने सबसे पहले इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का और इन्हीं कंसर्न्स का इजहार किया ऑफिशियली कि अभी तक 1 साल गुजरने के बावजूद सानह 9 मई के किरदारों को, इनके मुल्ज़िमान को सज़ा क्यों नहीं हो सकी। इस क्यों का जवाब पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी कौम जानती है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना था, लेकिन उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनसे एसोसिएटेड कुछ वकला हजरात सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां पे स्टे ऑर्डर पहले मिल गया, एक हुक्म इम्तना मिल गया, मिलिट्री कोर्ट्स की कार्रवाई रुक गई। उसके बाद जब रिज्यूम हुई तो कुछ कंडीशंस के साथ रिज्यूम हुई। आज पाक फौज ने भी इस बात का अपील की है, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि इस मामले का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए, लेकिन पूरी कौम भी चाहती है कि सानह 9 मई के मुल्जिमान, उनके किरदारों के साथ इंसाफ हो, सानह 9 मई के हवाले से इंसाफ हो, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जल्द अज जल्द इंसाफ के प्रोसेस को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी तातुल के आगे बढ़ने की इजाज़त दे और इसमें आइंदा कोई रखना ना डाला जाए, ताकि सानह 9 मई के हवाले से कुछ मज़ीद सवालात खड़े ना हो सके। सिर्फ यही नहीं, आज डीजी ISPR ने चंद अहम तरीन सवालात के जवाब देते हुए, जिसमें से एक सवाल ये था कि क्या इमरान खान या PTI के साथ कोई बात हो रही है, कोई डील है, कोई ढील है वगैरह वगैरह, उस तासुर को भी आज पाक फौज ने रद्द कर दिया और कहा कि जो फौज पे हमला करने वाले हैं, जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, जो झूठ बोलने वाले हैं, जो फरेब देने वाले हैं, जो इंतशार फैलाने वाले हैं, उनसे किसी सूरत बात नहीं हो सकती जब तक के सिदक़े दिल से माफ़ी ना मांगी जाए और एक तामीरी और मस्बत सियासी किरदार की अमली गारंटी ना दी जाए। तो ये कंडीशंस पाक फौज की तरफ से आ गई, क्योंकि इमरान खान की तरफ से, PTI की तरफ से बार बार इस बात का इजहार किया जा रहा था, इस ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा था कि बात करनी है, मुज़ाकरात करने हैं तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करना है। तो आज एस्टैब्लिशमेंट का 2 टोक जवाब इमरान खान को भी मिल गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मिल गया। इसके अलावा चंद और अहम मामलात पे भी आज डीजी ISPR ने गुफ्तगू की। सवालात हुए उनसे कि इलेक्शन में फ़ौज पर इल्ज़ामात लग रहे हैं मुदाखलत के, इसका भी जवाब दे दिया। डीजी ISPR ने कहा कि अगर इलेक्शन में फ़ौज की मुबैना मुदाखलत के कोई सबूत है तो 100 बिस्मिल्लाह आइनी फोरम्स पे जाइए, सबूत लेके जाइए, वहाँ पर साबित करते हैं। सबसे अहम तरीन गुफ्तगू के हिस्सों में से एक कि पाक फ़ौज ने कहा कि वो मसला कश्मीर के हल और मसला फ़लस्तीन के हल के लिए साथ खड़ी है, पाकिस्तान साथ खड़ा है मसला कश्मीर के हल के लिए, मसला फ़लस्तीन के हल के लिए अपनी तमाम तर सिफारती और अखलाकी हिमायत को लेके। लेकिन चंद एक मामलात पे आज डीजी ISPR ने इंतहाई वाज़ेह जवाब दे दिया और ख़ास तौर पे उसमें यह भी था कि जमहूरियत को असल ख़तरा जमहूरी रवैयों से है। हमने कुछ अर्सा पहले प्रोग्राम भी किया था और उसमें भी यही बात उठाई थी और ये वाज़ेह करके रख दिया था किस तरह जमहूरियत को पाकिस्तान में असल ख़तरा गैर जमहूरी रवैयों की वजह से होता है और यही गैर जमहूरी रवैये हैं जो फिर सानह 9 मई का बाइस बन जाते हैं। इसी हवाले से इसी मामलात पे आज प्रोग्राम में सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे और फिर जब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो आज 6 जजेस का जो एक ख़त है जिसमें मुबैना तौर पे एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई है, उस पर भी बात करेंगे और डीजी ISPR से इन्हीं 6 जजेस के बारे में बात भी हुई, इस ख़त के बारे में बात हुई। उन्होंने कहा कि चूँकि मामला सब जुडिस है सो इस पर कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट पे इस तरह के इल्ज़ामात लगाना एक पैटर्न, एक फ़ैशन बन गया है और जब तक इन इल्ज़ामात के सबूत ना हों ये इंतहाई
ایک غیر مناسب بات ہے اور ان الزامات پہ کان نہیں دھرنے چاہیے. بہرحال پروگرام کے فلور کو ڈیبیٹ، ڈسکشن، کوشچن آنسرز کے لیے اوپن کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر شہباز کھوسہ صاحب جو کہ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں سپریم کورٹ بار کے اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی ان کا تعلق ہے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب مسلم لیگ نون کے مرکزی سرکردہ رہنما ہیں اور بریگیڈیئر وقار حسن خان صاحب سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. بیرسٹر عقیل ملک صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی کافی شوق پچھلے دنوں آپ کے اوپر ایک چڑھ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت کرنے کا، عمران خان سے بات کرنے کا، میسیجنگ ہو رہی تھی کہ جی ہم بات کرنے کو راضی ہیں. آج تونوں بھی ٹھنڈ پہ گئی جی، آپ لوگوں کو بھی پیغام مل گیا کہ جب تک ایک تو معافی کنڈیشن، سیکنڈلی تعمیری مثبت کردار سیاسی ادا کریں گے تو بات ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. غریدہ آپ نے بالکل درست فرمایا. میں تو بڑا ایک پرنسپل سٹانس ڈے ون سے میرا ہے کہ جو 9 مئی کا انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے اس پہ عمران خان صاحب کو اور اس کے ساتھ ان کی جتنی بھی لوگ اس سارے سچویشن میں انوالو تھے، خواہ وہ خواتین ہیں، خواہ وہ بچے ہیں، خواہ وہ نوجوان ہیں، خواہ وہ بزرگ ہیں، جن کو انہوں نے ورغلایا اور اس نہج تک پہنچایا کہ وہ اپنی ہی ریاست کے خلاف ہو گئے، تو ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے. ہر اس جو ہمارے شہداء ہیں ان کی فیملیز، ان کے بھی گھروں میں جا کے معافی مانگنی چاہیے. جو دل آزاری کی گئی ہے، جس طرح ڈیزریکشن کی گئی ہے شہداء کے مجسموں کی، تو اس کے لیے تو دس از انفرگیویبل. اور اس کے ساتھ جو آپ نے سوال کیا کہ ہمیں ٹھنڈ پڑ گئی، ہمیں شوق، تو ہم تو دیکھیں سیاسی لوگ ہیں. سیاست میں ہمیشہ سیاسی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ سیاسی رابطوں کو قائم رکھا جائے اور سیاسی عمل کو آگے بڑھایا جائے. ہماری اسی طرح ایک صاف دلی سے، صاف نیت سے ہم لوگ اس چیز کو آگے لے کے چل رہے تھے کہ ملک کے لیے خاطر کہ جو بات چیت ہوگی اور یہ جمہوری پروسیس کا حصہ بھی ہے. دس از ون آف دا بیسک فاؤنڈیشن پرنسپلز، فاؤنڈنگ پرنسپلز آف اینی ڈیموکریسی کی بات چیت ہوتی ہے تو سیاسی فورسز کے درمیان ہی، اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. بالکل. اور آج یہ دیکھیں نا، ان کو جہاں سے وہ جواب چاہ رہے تھے وہاں سے بھی جواب مل گیا کہ اگر بات کرنی ہے تو آپ سیاسی لوگوں سے بات کریں. ہاں، وہ یہی کہتے تھے نا، ہم جماعتوں سے نہیں کریں گے، ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. لیکن آج ان کو بھی جواب مل گیا کہ بات کرنی ہے تو آپ کو سیاسی جماعتوں سے بات کرنی پڑے گی، بجائے اس کے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ گھسیٹ کے اس میں لے کے آئیں اور اسٹیبلشمنٹ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد اب پی ایم ایل این کا بھی یہ پری ریکوزٹ ہے کہ جی عمران خان پہلے معافی مانگے تو پھر بات ہوگی. ایبسلیوٹلی، دیر آر نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. آئی تھنک کہ ان کو جنرل ایک دیکھیں ڈائلاگ شروع اگر کریں سیریسلی آن اے سیریس نوٹ، کیونکہ ہم لوگ تو کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا مثبت طریقے سے ہم اس ڈائلاگ کو انیشیٹ کریں، لیکن اس یہ ہماری بھی پری ریکویزٹس ہوں گے کہ یہ قوم سے پہلے معافی مانگیں اور اس کے ساتھ ساتھ جن ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد نہیں، ہم اب آپ کی پہلے شرط سے بن گئی ہے، نہیں ہم اس تو سے پہلے سے آپ لوگوں نے کبھی بات آؤٹ رائٹلی نہیں اسٹیٹ کیا، لیکن یہ ہے کہ obviously کہ اپنے اندر آپ لوگ کانوں میں خسر پسر کرتے ہیں. ایک اب بات جب چلتی ہے، بات سے بات آگے بڑھتی ہے تو ہماری بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ پہلے آپ یہ کریں تو پھر ہم آپ کو کسی ڈائلاگ کے ٹیبل پہ ہم آپ بیٹھیں گے اور کوئی نیگوسیشنز ہوں گی. بیرسٹر شہباز کھوسہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی میں. گفتگو ہم کریں گے آف کورس جو 6 لیڈیز کا ایک لیٹر ہے اور جو سپریم کورٹ میں آج کچھ ہوا ہے، لیکن یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک سنگین چارج شیٹ، کیسے رسپونڈ کریں گے آپ اس کو؟ میں بڑا حیران ہوا جی. سب سے پہلے تو جی آپ کے گیسٹ کو سلام میری طرف سے. میں بڑا حیران ہوا یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سن کے، بیکاز ڈی جی آئی ایس پی آر ایک فوج کا ادارہ ہے اور بہتر ہوتا کہ وہ اپنے ادارے تک ہی اپنے پریس کانفرنس کو رکھتے، اور یہ جو عدالتی معاملات ہیں یا جو پولیٹیکل معاملات ہیں یہ ان کے اوپر ان کا جواب دینا بنتا نہیں تھا. اگر ان کو کوئی جواب دینا تھا تو یہ منسٹری آف ڈیفنس کے تھرو، منسٹری آف انفارمیشن کے تھرو جواب دلوا دیتے. یہ کویشچن بھی ریلیونٹ تھا اور اس طرح کے معاملات میں فوج کو نہیں پڑھنا چاہیے. جب یہ اس طرح کے معاملات میں اس طرح کی بات کریں گے لیکن وہاں تو آگے سے سوالات ہو رہے جواب تھے آئیں گے. ہمیں اپنی بیرسٹر فوج کو شہباز صاحب وہاں سے سوالات ہو، صحافی سوالات کر رہے تھے نا. دیکھیں یہ آج سے 4 سال پہلے بھی ہو رہا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر اسی طرح بیان دے رہے تھے ایک اور جماعت کے خلاف جو کہ اب اقتدار میں ہے. تو یہ سوٹ نہیں کرتا فوج کو یہ جواب دینا. فوج ایک بڑا پروفیشنل ادارہ ہے. ہم سارے پاکستانی اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. وہ اپنی سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں اور اپنے ادارے کا خیال بڑے اچھے طریقے سے چلاتے ہیں اور ہمیں اس پہ فخر ہے.
مگر جب یہ پالیٹکس میں انٹرفیئرنس ہوتی ہے یا پولیٹیکل سائڈ پر آتے ہیں تو وہ سوٹ نہیں کرتا ان کو. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ ہمیں نہیں. سانحہ 9 مئی کرنا چاہیے. جو بیرسٹر شہباز صاحب ایک سوال کی اجازت دیجیے گا, جو 9 مئی کا سانحہ ہوا ہے وہ کسی سویلین انسٹالیشن پر تو نہیں ہوا نا, وہ سارا ملٹری انسٹالیشنز پہ ہوا ہے. آپ کا جو جھگڑا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے نا, تو ان کا جواب ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف. سانحہ 9 مئی جو دیکھیں ایک چیز جو ہے, سانحہ 9 مئی جو ہے اس کے جو انویسٹیگیشنز اور اس پہ جو جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ بننے چاہیے, اور بالکل اس کے اینڈ تک پہنچنا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے آرکسٹریٹ ہوا, کس نے آرگنائز کیا, کہاں تک یہ ریچ تھی, اس کا فائنل ہدف کیا تھا. کیونکہ دیکھیں اس میں پی ٹی آئی میں ایک سیگمنٹ ہے جو یہ بلیو کرتا ہے کہ یہ آرکسٹریٹ کیا گیا. اب یہ اگر وہ بلیو کرتے ہیں, چاہے وہ غلط بلیو کرتے ہیں, چاہے وہ جھوٹ پہ یا ورغلانا چاہتے ہیں, مگر اس کو آپ نے انویسٹیگیٹ تو کرنا ہے نا. یہ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس میں کوئی کنسپیریسی تھیوری ہے یا نہیں ہے. تو وہ ٹھیک ہے, اس کو عدالتیں کریں, اس کو جوڈیشل کمیشن اس کو کرے, ویریفائی تھریڈ بیئر کرے. آج یہ پارٹی زیر عتاب ہے, کل کو دوسری ہوگی. یہ تو 1947 سے سلسلہ چل رہا ہے, یہ چلتا رہے گا اگر ہم اسی اس میں پڑے رہیں گے. ہاں اس بات پہ میں ضرور بلیو کرتا ہوں کہ سیاسی قوتوں کو سیاسی دائرے میں رہتے ہوئے سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے اور آگے چلنا چاہیے. اس پہ میں ضرور بلیو کرتا ہوں. تو یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے پھر جو یہ ڈیمانڈ پٹ اپ کی, یا انہوں نے جو ایک شرط لگا دی تھی کہ ہم تو 3 پولیٹیکل پارٹی سے بات ہی نہیں کریں گے, 3 مطلب پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اینڈ ایم کیو ایم, ہم تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, پھر یہ غلط کیا نا پی ٹی آئی نے. دیکھیں یہ تینوں جماعتیں جو ہیں یہ بڑی میچور جماعتیں ہیں, مگر اس وقت یہ اپنی میچورٹی کا بالکل مظاہرہ نہیں کر رہی. آپ جب آپ نے سیاستدانوں سے بات کرنی ہو تو آپ کو سی بی ایمز کرنے پڑتے ہیں. کوئی ایسا کانفیڈنس بلڈنگ میجر کیا کیا ہے انہوں نے؟ اتنے سارے قیدی جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, کیا سیاسی قیدی رکھ کر یہ چاہتے ہیں بات کریں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو فارم 47 رکھ کر اس کو بغیر انویسٹیگیٹ کیے, ان کی ڈیمانڈز بغیر سنیں, ان سے بات کریں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ایک ادارے کے کندھے پہ بندوق رکھ کے, ایک ادارے کے کندھے پہ بندوق رکھ کے, یا ایک تاریخ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے یہ سیاسی پریشر ایک جماعت پہ ڈال کے پھر اس سے بات کریں؟ تو ایسے تو بات نہیں ہوگی. میں اس پہ تھوڑا سا بیرسٹر صاحب معذرت کے ساتھ میں ڈس ایگری ود یو آن دس ون. دیکھیں نا, آپ اگر ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ آپ نے بات ہی اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے, دین یو کانٹ ایکچولی پوائنٹ فنگرز ٹورڈز اس, بیکاز ہم تو آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو سب سے پہلے حکومت کی آفر بھی پیپلز پارٹی نے کی تھی, بنا لیتے آپ حکومت اس ٹائم, آپ نے تو ان کے ساتھ حکومت نہیں بنائی. اینڈ ناؤ اف یو چوزن ٹو سٹ آن دی اپوزیشن بینچز, تو آپ کو بات تو ایوان میں سیاسی جماعتوں سے ہی کرنی ہے نا. یو کانٹ آسک اینی سورٹ آف ہیلپ فرام دی اسٹیبلشمنٹ. اور اگر آپ فوج پہ الزام لگائیں گے, فوج کو للکاریں گے, بلائیں گے, تو ان کی طرف سے تو جواب آئے گا. تو انہوں نے آج اپنا جواب بھی دے دیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے بات کرنی ہے تو سیاسی جماعتوں سے بات کریں, we've got nothing to do with politics. ٹھیک ہے, بریگیڈیئر وقار حسن صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. کس طرح دیکھتے ہیں آپ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو؟ بڑی اہم ترین, بڑی غیر معمولی اور بڑے ایک دھیمے انداز میں, بٹ ہیونگ اے فرم سٹرن سٹینس, انہوں نے سب کچھ کہہ دیا. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک طرح سے چارج شیٹ ہے. اس پر اپنی رائے دے دیجیے گا کہ آج کی پریس کانفرنس پہ آپ کا رد عمل کیا ہے. اور دوسرا, پاکستان تحریک انصاف جو بیرسٹر شہباز کھوسا کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ نہیں باتیں کرنی چاہیے تھی, پولیٹیکل ڈومین میں آتا ہے, آپ سمجھتے ہیں ایسا؟ جس میں جو پی ٹی آئی نے کیا 9 مئی کو, وہ بھی تو انپریسیڈنٹڈ ہے. کیا پاکستان میں اس طریقے سے سوائے ٹی ٹی پی کے کسی پارٹی نے اسالٹ کیا کبھی اسٹیٹ کو اس طریقے سے؟ کیا شہداء کے مانومنٹس کو وینڈلائز اس طریقے سے کیا گیا؟ ایکچولی دے اٹیک دی چین آف کمانڈ آف دی آرمی. اگر آپ اندر جائیں جو ڈیتھ میں, تو واٹ واز دی ایم, وائس سے ٹوٹل جو ہے آپ کو یاد ہے اس طریقے سے کالز آ رہی تھیں کہ فلاں کے گھر چلے جاؤ, جلا دو. اچھا, اس میں اٹس انفارچونیٹ کہ اگر آپ دیکھیں سے 1 سال پہلے اس پہ میں نے ایک پیپر بھی لکھا تھا جو ایکسپریس ٹریبیون میں چھپا, کہ بیسیکلی اٹ واز اے ہائمز آف فیٹ اسٹریٹجی. اور یہ جس طرح امریکہ میں ایک ریل کمیشن تھا ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ, یہ 1 سال تو پوری ذہن سازی کی گئی اسی یوتھ کی جس کی بات ہو رہی ہے انفارچونیٹلی جو شکار ہوئے. پھر آپ نے ویپنائز کیا انفارمیشن کو ٹرمپ کی طرح, جس طرح اسالٹ کیا اس نے کیپٹل ہل کو, اور آج وہ فیس کر رہے ہیں چارجز. ایگزیکٹلی یہی اسٹریٹجی تھی, اور موسٹ پرابلی ایم تھا کہ فیل روڈ پہ لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے, دین دے ول ہیو یو نو باڈیز ٹو شو, اور اس کے بعد کوئی ریولیوشن آ جائے گا. وہ آئی تھنک اٹ واز ریجیکٹڈ ایز دی آئی ایس پی آر سیٹ. لوگوں نے بھی ریجیکٹ کیا, اور ملٹری میں بھی خدا نخواستہ اس طریقے, بیکاز ملٹری سم ہاؤ اسٹوڈ ود دی چین آف کمانڈ. اور یہ اچھی بات ہے خدا نخواستہ, ادروائز ٹرکی میں کنفیوژن ہو گئی تھی یا کچھ اور جگہوں پہ, سیریا کا حال دیکھ لیں, عراق کا. تو مینلی تو یہ ہے کہ دس از دی چارج شیٹ. ابھی اس کے بعد جو انفارچونیٹ چیز ہے, بجائے اس کے کہ آپ اکنالج کریں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ تھا اور یہ غلط تھا,
आप जो है उसको फिर ट्रिवियलाइज करते हैं। मतलब ये कह देना जी कि इस पे आज उस पे जुडिशल कमीशन पे सवाल भी आया, इसका उन्होंने जवाब दिया जी कि क्या मतलब जो पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, इनकी लीडरशिप वहाँ थी और प्लानिंग के जो डिजिटल फोरेंसिक है उसमें सारे ताने बाने तो जाके उन्होंने कहा कोई इबहम नहीं है, कोई इबहम नहीं है, कोई जुडिशल कमीशन की जरूरत ही नहीं है। उस से आई थिंक ये टाइमली भी थे, उसमें 3-4 और इवेंट्स कह लें या एनवायरनमेंट के इस वक्त पाकिस्तान हैज टू मूव फॉरवर्ड। आई थिंक ये बहुत बड़ा मैसेज था, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि जो मर्जी आप सोशल मीडिया पे करें। और बाहर से कैंपेन चल रही है। आज आप देख लें कि उनके एक जो लीडर है उनका एक डिबंक हुआ यूके में, ये तेजाब फेंका गया, तो वो एक फेक न्यूज की पूरी फैक्ट्री। आई थिंक दे शुड रियलाइज कि अभी आगे ये नहीं चल सकता। दिस टाइम्स ऑफ फेट स्ट्रेटजी हैज टू स्टॉप। फिर ये है कि इन्वेस्टमेंट की बात हुई, जिस तरह अभी सऊदी टीम आई हुई है हाई लेवल, और पाकिस्तान इज मूविंग फॉरवर्ड। इंडिया पे बात हुई, अफगानिस्तान पे बड़ी डिटेल में बात हुई, और Q&R सेशन में फिर ये चीजें आई बिकॉज जो एंकर जो हमारे बैठे हुए थे रिपोर्टर्स, दे वेंट इनटू सर्टेन पॉलिटिकल क्वेश्चन, उसका जवाब बड़ा जरूरी था। फिर 9 में परसों आ भी रहा है, जिसको ऑलरेडी पीटीआई जो है ट्रिविलाइज करने के लिए पिछले 1 महीने से कैंपेन कर रही है। एंड वी नोट, सो आई थिंक इस बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो बड़ा क्लियर था। एंड स्टिल देयर इज स्पेस। अगर आप देखें जो उन्होंने रास्ता बताया है कि आप एक्नॉलेज करें, बिकॉज अगर ये लेट्स से प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, कल आप पीटीआई पीपल्स पार्टी को हार लगाते हैं, वोट के 5 कोर कमांडर का घर जला देती है या किसी नेवल बेस पे अटैक कर देती है, हमारी लीडरशिप के साथ आपने Absolutely जी, this red line has to be drawn, this has to be drawn and legally this has to be drawn। लेकिन जो बैरिस्टर शहबाज कह रहे हैं कि ये डोमेन नहीं था, ये जुरिस्डिक्शन नहीं थी डीजी ISPR की कि वो पॉलिटिकल मामलात का जवाब देते या उनमें पढ़ते, क्या कहेंगे आप इस पे? अवॉइड करना चाहिए था या दुरुस्त कहा है जो आज बातें की हैं? जी मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट बिहेविंग लाइक ऑलमोस्ट टीटीपी ने किया, मैंने कहा ना कि वो फिर पॉलिटिकल आपने भी नहीं किया, टू बिकम सेमी क्वासी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन दिस इज हाउ आई फील इट कि अगर आप असॉल्ट करते हो और रह क्या जाता है। आई थिंक इंडिया वुड हैव नहीं कहा है डीजी ISPR ने कि ये सियासी इंतशारी टोला है। आई कम टू यू अगेन बैरिस्टर शहबाज खोसा साहब, इमरान खान माफ़ी मांगेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ़ी मांगेगी, तामीरी मुस्बत सियासी किरदार के लिए आमादगी जाहिर करेगी? देखें, माफ़ी तो वो मांगता है जिसने कोई गलतियां की हुई हों और इतनी संगीन गलतियां की हुई हों, और ये एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अगर हम माफ़ियाँ मांगने जाएंगे तो फिर तो हम कोई कहेगा वो पहले माफ़ी मांगे, कोई कहेगा वो पहले माफ़ी मांगे। हमें पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, और पाकिस्तान को आप पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात जो कि इतने ज़्यादा वोट इतनी मुसीबतों के बावजूद लेने में कामयाब हुई, उसको आप एक टेररिस्ट जमात कह के नहीं आप आगे जा सकते। आपने अभी पीटीआई के ख़िलाफ़ उसको बैन करने के लिए किसी ने कोई किया हरकत, कोई की, आगे कोई चला है, उसमें कोई प्रोसेस हुआ है? इट इज़ नॉट अ प्रोस्क्राइब्ड जमात, इट इज़ अ वैलिड जमात। वो जमात एग्जिस्ट करती है, उसका सिर्फ सिंबल एक छिना हुआ है। तो अगर मैं इस बिल्कुल उस पे व्यू से इत्तेफाक नहीं करता कि जो मुझे सेंस हो रही है कि पीटीआई शायद कोई टेररिस्ट जमात है। पीटीआई में बहुत अच्छे लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तान की दिन रात खिदमत करते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बल्कि पीटीआई की शायद सारी लीडरशिप की जायदादें पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, और ये जीना मरना पाकिस्तान में है, कब्रिस्तान पाकिस्तान में है। आप हमें इस तरह से ही ट्रीट नहीं कर सकते कि हम शायद कोई इंडिया के बॉर्डर पार रहते हैं। हम इसी पाकिस्तान का भला चाहते हैं, और हमारी इल्तिजा भी यही है कि हम इसको आगे लेकर चलें, मगर इसको इस तरीके से देखें माफ़ी उस चीज़ की मांगनी चाहिए जो इंसान से गलती हो गई हो। बहुत सारी गलतियां बहुत सारे लोगों से हुई हुई हैं। आई थिंक बजाय ये कि आप कंडीशंस रखें और एक दूसरे को ये रेटरिक मज़ीद ऊपर ले जाएं, हुकूमत का काम होता है, जो लोग इक़्तिदार में होते हैं उनका काम होता है टेम्परेचर्स को नीचे लाना। आपने जरदारी साहब को देखा, उन्होंने जो हुकूमत चलाई 2008 से लेकर 2013 तो बात करने को राजी नहीं है ना। अब आप आगे हैं हुकूमत पे, लेकिन आप तो कहते हैं पीटीआई को बात देखें आपने पीटीआई के आपने सीटें छीन ली, पीटीआई के लोग आपने जेलों में बंद कर दिए, पीटीआई की माएं बहनें बच्चे करने के लिए, अंदर लेकिन चूंकि लाइव प्रोग्राम है तो ब्रेक लेनी है माजरत के साथ, लेकिन आपसे ही वापस आ रही हूँ, आपका ये आर्गुमेंट वापस आके लेती हूँ। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर शहबाज खोसा साहब, एडिशनल सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इनका ताल्लुक है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद हैं, रहनुमा है मरकजी मुस्लिम लीग नून के, और हमारा लीगल पैनल एक्सटेंड हुआ है, ज्वाइन किया है बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब ने, साबिक सदर है
है सुप्रीम कोर्ट बार के। रियासत अली साहिर साहब वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, और रियासत अली आज़ाद साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं। बस आबिद ज़ुबैरी साहब, 2-3 बातें मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। एक तो ये जजेस के लेटर के हवाले से भी बात करनी थी, बट बीच में DG ISPR की बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी जिसमें चार्जशीट किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसको सियासी इंतशारी टोला कहा गया है फ़ौज की तरफ से, और कहा गया है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक इमरान खान माफ़ी ना मांगे, PTI माफ़ी ना मांगे सानहा 9 मई की और तमाम वाक़यात की, और एक तामीरी मस्बत सियासी किरदार अदा ना करे। सानहा 9 मई के हवाले से बैरिस्टर आबिद साहब, फ़ौज ने मुतालबा किया है कि मुल्ज़िमान को अभी तक सज़ा नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट इस बारे में जल्द फैसला करे। ज़ाहिर है इशारा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से है, इस पे कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरा, 6 जजेस के हवाले से भी ISPR से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि एक तो मैटर सब्जुडिस है, लेकिन ये इल्ज़ामात हैं, इनके सबूत आने चाहिए। आबिद ज़ुबैरी साहब। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे नहीं पता कि ISPR जो है ये वो किस अदारे के, मतलब ठीक है फ़ौज का इदारा है वो ज़रूर, लेकिन आई एम श्योर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे ये लोग काम करते हैं। और उनके स्टेटमेंट आप कह रही हैं बहुत ख़ास, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने एक पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने कहा, आपने कहा कि इंतशारी टोला है, बट इशू ये है कि वही इंतशारी टोले ने इलेक्शन में बड़े अच्छी परफॉर्मेंस दी और आपने देखा किस तरह से उनको हराया गया। फॉर्म 47 की हुकूमत है ये, आपकी नहीं, आपका इस पे भी DG ISPR ने कहा कि अगर तो फौज की मुबैना मुदाखलत के सबूत हैं इलेक्शन में तो सबूत दे दें आईनी फोरम्स पे। इसका भी याद होगा एक मतलब देखिए ना, सबूत तो बहुत सारी चीज़ों के सबूत होते हैं। जब चीज़ें तो 9 मई का जो आप बात कर रही हैं, 9 मई के हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि आप एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन कराएं, तहकीक कराएं, और जो उसमें मुलव्वस पाए जाएं उनके, आज तक वो तहकीक कभी सामने ही नहीं आई, सिर्फ इल्ज़ामात ही हैं। अच्छा, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, वो मुअत्तल हुआ है टू सम एक्सटेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल नहीं हो सकते। हमारा हमेशा से डिमांड रही है पाकिस्तान बार की, सबकी एसोसिएशंस की, कि आप जो अगर इस तरह के मुलव्विस लोग होते हैं उनके एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, उसमें आप उनका करें। देखिए ना, मतलब कि आप कह रहे हैं कि जी उनसे वो माफ़ी मांगे, वो आदमी कहता है कि जी मैंने, अगर एक आदमी कहे कि जी मैंने कोई कसूर नहीं किया, अगर मैंने कसूर किया तो आप मेरे पे इल्ज़ाम लगाएं, मुझे अदालत में ले जाएं और मुझे सबूत आप भी तो प्रूव करें ना। प्रोसिक्यूशन का काम होता है प्रूव करना कि ये आदमी 9 मई है XYZ किसी जुर्म में मुलव्विस था। चल रहा है ना केस, इमरान खान के खिलाफ भी चल रहा है ना 9 मई के साने का केस, तो ठीक है, तो आप प्रूव कर देना उसका, मतलब वो इन्वॉल्व। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि 1 साल में सजा क्यों नहीं हो सकी? कहने से तो कुछ नहीं होता कि जी आप इल्ज़ाम लगाएं कि जी वो थे, उनसे इंतशार नहीं हो सकता। पॉइंट इज दैट कि हमने देखा कि एक पार्टी से उसका बल्ले का निशान भी छीन लिया गया, उसको उसके लोगों के साथ, जो कैंडिडेट्स के साथ वो, मैंने आपने देखा, कोई छुपी बात नहीं, आपकी टीवी चैनल्स पे था, वो तकरीरें नहीं कर सकते, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं चला के, उसके बावजूद भी वो इलेक्शन लड़े। हमने देखा कराची से मेरा ताल्लुक है, कराची में किस तरह से इलेक्शन, जो जिसका मैंडेट था उसको इलेक्शन उनको नहीं मिला सारी सीटों के ऊपर। आपके यहाँ तो मुख्तलिफ इल्ज़ाम है कि इस पे उस पे हुआ, यहाँ तो पूरे का पूरा मैंडेट चोरी कर लिया गया कराची में, और ये तो सारी बातें खुल के आई है। तो पॉइंट इज दैट कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप अगर वो उन्होंने कोई गलती की है तो फिर ठीक है, उनको करें, लेकिन हर किसी को अपनी गलती माननी चाहिए। क्या आपने, जो लोग हैं, जितने लोग हैं, जो आपने एक अहद लिया है आइन के तहत, क्या आप उसकी पासदारी कर रहे हैं? आपका ओथ कहता है कि आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करनी, क्या आप उस पर आप कर रहे हैं? तो बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं करें, ये आपके ओथ में आप देख लीजिए शेड्यूल 3 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। नहीं, आप कह रहे हैं कि इस ओथ पे अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा? आबिद साहब, आप क्या कह रहे हैं? नहीं हो रहा, तो ये इल्जाम है ना, इस इल्जाम के सबूत तो कहीं होंगे ना। इल्जाम की बात नहीं कर, मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप देखिए, एक ओथ होता है कि आप उसने ओथ लिया हुआ है, आपने उस पर अमल किया, ये आप बेहतर जानते हैं ना कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन पॉइंट इज दैट आज मुझे जो चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए मुझे नहीं मालूम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि इसकी इस वक्त जरूरत क्यों पेश आई। अब देखिए 6 जजों का 9 मई है ना, 9 मई के तनाजुर में थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा 9 मई की, तो आज 9 मई को होती तो ज्यादा बेहतर था। खैर चले, तो वो 9 मई के तनाजुर में, तो 9 मई के बाद इन्वेस्टिगेशन तो की, आपकी कोई रिपोर्ट आई होगी, इन्वेस्टिगेशन पूरी अथॉरिटीज, केयर टेकर गवर्नमेंट आपके पास, पहले तो PDM की हुकूमत थी 9 मई के बाद, फिर केयर टेकर आ गई 6 महीने तक बियॉन्ड द पीरियड। उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन की, क्या रिपोर्ट आई, जो लोग हैं उनको क्या आप, अच्छा ठीक है, हर कोई तो फौज की कस्टडी भी नहीं, वो 102 लोग हैं, आपको मालूम है, केस ट्रायल था, मैं भी था उसमें। तो बाकी तो आम अदालतों में क्या आपने, आपकी प्रोसिक्यूशन आपके पास है, हुकूमतें आपके पास है, आपने क्या उनको
साबित करके उनको सजा दिलवा दी। देखिए ना, मतलब ठीक, सिर्फ ठीक। कहने से कि जी अब वो माफी मांगे, माफी उस वक्त किसी को मांगनी चाहिए जब वो एक्सेप्ट करे राइट। कि मैं आबिद साहब, कसूरवार हूँ। आबिद साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बैरिस्टर शहबाज खोसा साहब भी मौजूद है, लेकिन मैं रियासत साहिर साहब की तरफ पहले जाना चाहूँगी, फिर रियासत रियाजाद साहब आपकी तरफ। रियासत साहिर साहब, जो 9 मई के तनाजुर में आज पाक फौज ने मुतालबा किया है, सुप्रीम कोर्ट से अपील भी की है कि जो मामला है उसको जल्द अज जल्द फैसला किया जाए, मिलिट्री कोर्ट्स को चलने दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, जो 6 जजेस का मामला है उस पर कहा है DG ISPR ने कि ये फ़िलहाल इल्ज़ाम है, इसके सबूत मौजूद नहीं है। क्या कहेंगे आप? मैंने ये पूरी सबसे पहले बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मौका फराहम किया। अच्छा, मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं देखी है क्योंकि ये उस वक्त हम कोर्ट में थे, और थोड़े बहुत जो ट्रैकर देखे हैं उसमें शायद उन्होंने भी यही कहा है कि अगर जुडिशल कमीशन बनती है तो बनने दे, ठीक है। और वो 9 मई के हवाले से बात हो रही है। हाँ, वो यही उन्होंने कह पहले रहे कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हाँ। लेकिन अगर बनाना है तो फिर 2014 उन्होंने कहा 2014 से 14 जब से धरना लेकर शुरू हुआ था तो ठीक फिर है। रोज़े अव्वल से शुरू करें। जुडिशल कमीशन की देखें ना कितनी अहमियत बढ़ रही है कि जुडिशल कमीशन होनी चाहिए। वो क्यों जुडिशल कमीशन हो रही है, हम क्यों डिमांड कर रहे हैं अब इन लेटर्स के मद में, क्योंकि ये जितने भी हैं ये जैसे एज अ प्रोफेशनल लॉयर क्रिमिनल साइड पे हम इनको एलिगेशन ट्रीट करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये एक कंप्लेंट है, आप इसको FIR कहें, डायरेक्ट कंप्लेंट कहें, एलिगेशंस कहें, इन एलिगेशंस को प्रोब करने के लिए वैसे नॉर्मल कोर्स में जैसे FIR होती है तो वो इन्वेस्टिगेट होती है। इस किस्म के अगर एलिगेशंस होते हैं तो उसके लिए कमीशन बनती है। तो एक रिटायर्ड जज साहब के उस पर बनी थी, वो नहीं हुई है, तो हमने कहा है कि जो सिटिंग जज साहबान है, आज जो हमने फोकस किया था लेटर को, तो उस लेटर के पैरा 1 और पैरा 6 को हमने फोकस किया था। पैरा 1 तो वो ये है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस कर रहे हैं कि हमें जो है ना गाइडेंस प्रोवाइड की जाए विद रिगार्ड टू इंटरेक्शन विद एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है ना, कि जज का एक एग्जीक्यूटिव के साथ किस किस्म का इंटरेक्शन होना चाहिए। तो हमने कहा कि ये जो सेगमेंट है लेटर का, इसको रेफ़र किया जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। इसमें जो मेन पैराग्राफ है वो पैराग्राफ 6 है, जिसमें जो है ना बहुत सीरियस किस्म के एलिगेशंस हैं। अब जब प्रोब होगा तो दोनों साइडों से प्रोब होगा, ये नहीं कि सिर्फ एक साइड से। 6 जजेस के मामले पे भी आप कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, वो प्रोब होना चाहिए, फिर यहाँ नहीं कि प्रोब, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, राइट, ठीक। उसके बाद अगर कोई वह एक्यूजेशन प्रूव होती है तो उनको क्रिमिनल लॉज के अंदर जो है ना प्रोसिक्यूट किया जाए, राइट। यस, सब क्विकली जरा आप कमेंट दे दीजिए ताकि उसके बाद मैं ब्रेक पे चली जाऊं। 2 मामला, एक तो मिलिट्री कोर्ट्स, आज फौज ने मुतालबा कर दिया सुप्रीम कोर्ट से अपील के इस मामले को निपटाया जाए ताकि 9 मई के मुलजिमान को सजा दी जा सके। और ये 6 जजेस का मामला, ये वहाँ पर भी ज़ेर बहस आया, तो कहा गया कि जी ये इल्ज़ामात हैं, फ़िलहाल सबूत नहीं है इसका कुछ। आज हमारा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एट लेंथ आर्गूमेंट हुए और हमने अपनी प्रे के अंदर भी वहाँ पे रेफ़र किया कि हम चाहते हैं कि ये 6 जजेस साहबान का जो ख़त है इसको डिग आउट किया जाए, प्रोब किया जाए और इसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाए, लाइबिलिटी फ़िक्स की जाए, और अगर जो लोग उसके अंदर मुलव्वस पाए जाते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, ये हमारी डिमांड थी। अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे हमारे रियाज़त साहब फरमा रहे थे कि देखिए पहले जो कमीशन बना है, आप इस पाकिस्तान की तारीख़ देखिए, असगर ख़ान कमीशन जो बना 1990 में इलेक्शन हुए, 6 साल बाद केस फाइल हुआ, 16 साल बाद उसका फैसला हुआ। सलीम शहजाद साफ़ी का आप कमीशन देख लें, हामिद मीर कमीशन देख लें, फैज़ाबाद धरना केस कमीशन रिपोर्ट देख लें। देखिए इस मुल्क की तारीख़ है, आज तक किसी भी कमीशन की रिपोर्ट जो ऐसी आई हो जिससे कोई एक मंतकी नतीजा निकला हुआ नहीं आई। अमूमी तौर पे जुडिशल कमीशन मिट्टी पावर प्रोग्राम, इसीलिए हमारी भी ये डिमांड है कि हम चाहते हैं कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अंडर आर्टिकल 184(3) इसको सुन लिया है, तो इसको जुडिशल साइड पे इसको इंक्वायर करके और इसका फैसला कर दे। चूंकि देखिए एक जज साहब का साइन शुदा पेपर, उस पर सजाए मौत भी होती, उसी सिग्नेचर से सजाए मौत के मुलजम को बरी भी किया जाता है, उन्हीं सिग्नेचर्स के साथ खाता है, तो उसको सेंटिटी और प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है। लेकिन लॉ ये कहता है आडी अल्ट्रम पार्टम, नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। अगर इसमें अलेज किया जा रहा है तो इसको प्रूव करने में कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी चलना कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के 4 जो उसकी जुरिस्डिक्शन बताएगी, 184(3) है, 185 एपेलेट जुरिस्डिक्शन है और 186 जो है उसकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। क्या जी सॉरी मैं आपकी बात इंटरजेक्ट कर रही हूँ, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया, लाइव प्रोग्राम है, वापस आते हैं, आपके साथ ही आते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी सवाल करने हैं, बैरिस्टर शहबाज खोसा साहब भी मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मिलिट्री कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी तक, जिसकी वजह से साना है 9 मई के मुलजिमान को अभी तक सज़ा नहीं हो सकी है। सो क्या कहते हैं आप इस पर? सुप्रीम कोर्ट को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए? बिल्कुल जी, देखें सुप्रीम कोर्ट ने एक अगर इंजंक्टिव ऑर्डर दिया हुआ है तो उस पर डेफिनेटली एक फ़ैसला जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि इन केसेस को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने फाइनल जजमेंट देने से रोका है, बाकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। अभी रिसेंटली 9 मई के एक और मुलजिम थे, ATC ने उनकी प्री अरेस्ट बेल कंफर्म की है। सो ये नहीं है कि अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा, जिन अदालतों पर PTI सवाल उठा रही है, लेकिन एट द सेम टाइम बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब जिस तरह जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी एक चीज़ का, तो क्या ही खूबसूरत बात होती कि 2018 में हुई नाइंसाफ़ियों को भी जिक्र करते। क्या ये यू नो विद द कन्विक्शन दैट ही स्पोक, तो आबिद ज़ुबैरी साहब मैं मतलब आई वाज वेरी इंस्पायरिंग कि ये क्या पर्सन स्पेसिफिक या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए सर्विस मौजूद है, या ये नवाज शरीफ साहब ही इज़ फेस्ड वर्स दैन दिस इन 2018। तो देखिए ना, फिर इफ़ यू हैव टू स्पीक देन वील हैव टू स्पीक अबाउट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। ये नहीं हो सकता कि एक पिक एंड चूज नहीं होगा। और ये भी मैं आपको बात बताऊं कि आपने प्रोग्राम के शुरू में या और मिडिल में थोड़ी सी बात की कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे। ये आज मैं आपके शो पे पेशन गोई कर रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं है, इमरान खान साहब माफ़ी भी मांगेंगे और नाक की 7 लकीरें भी निकालेंगे। अच्छा, यूल सी। वैसे शहबाज तो कह रहे हैं, बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी भी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगेंगे। वो मांगेंगे अगर उन्होंने वाक़तन देखे ना मुस्बत सियासत करनी है। ही विल हैव टू, देयर इज एम्पल एविडेंस मौजूद है, रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियोस हैं, इनकी अपनी ऑडियोज हैं जिस पे वो कहते हैं कि जी इस तरह पहुंच जाओ, GHQ पे पहुंच जाओ, जिना हाउस पे पहुंच जाओ, ये कर दो, वो कर दो। वो मांगेंगे और नाक से 7 लकीरें भी निकालेंगे, ना 6 ना 8 नहीं 7। वो आज़ाद साहब आपको बताएंगे, रियासत साहब भी, कि हमारे लोकल एक कॉन्टेक्स्ट में है कि वो माफ़ी भी मांगनी और नाक से 7 लकीरें मांगेंगे। तो वाक़तन सही तौबा तायब करके जो है मामलात हैं। अच्छा, बैरिस्टर शहबाज खोसत, आप जरा आप बैरिस्टर अकील साहब की इस बात पे कमेंट करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। एंड आई थिंक बैरिस्टर साहब कंफ्यूज कर रहे हैं इमरान खान को अपने लीडर से और मियां नवाज शरीफ से और मरीम नवाज से, जो मुझे क्यों निकाला कहते कहते 1 साल खामोशी करके डील करके बाहर भाग गए मुल्क से। और वो मेरा ख्याल है कि वो रूटीन जो है शायद यहाँ पर अगर होनी होती तो ये पहले हो चुकी हुई होती। आई डोंट थिंक ये होगी। बट एनीवे, मैं मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी रिप्रेजेंट करता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी में भी इनकी सारी लीडरशिप का वकील रहा हूँ। और इसी तरह के सिनेरियोज़ में जहाँ पर इसी तरह के सिनेरियोज़ में इनके लीडर्स के ख़िलाफ़ भी जेलें होती थी, सज़ाएँ होती थी और वो जेल में होते थे, तो उस वक्त से डरना चाहिए जब आपका मुखालिफ जेल में चला जाए। और ख़ास तौर पे उस जमात को डरना चाहिए जो हुकूमत में हो, क्योंकि फिर पता नहीं लगता कि जेल का दरवाज़ा कब खुलता है और वो बंदा बाहर निकल जाता है और आपकी बारी कब आ जाती है। सो अकील साहब, अभी आप होल्ड योर हॉर्सेस एंड लेकिन माफी के बाहर निकलेंगे कि माफी के साथ निकलेंगे? व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि एक कंस्ट्रक्टिव वे फॉरवर्ड देखना चाहिए। आप यंग पॉलिटिशियन हैं, you should not believe in the politics of confrontation। सर, मैं तो ये कहता हूं ना, PTI should actually learn एक जमात जब rival PPP और PMLN, हमने तो देखे ना PTI को आप सिखाने की कोशिश ना करें, PTI को आप सिखाने की कोशिश ना करें। आपने 3 दफा 4 दफा यहाँ पे हुकूमतें गुजारी नहीं है। आप अगर आज तक नहीं ना सीखे, दोबारा एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर हुकूमत में आ गए हैं, तो PTI को अभी ना सिखाएं। आप खुद होश के नाखून लें, ये बड़ी जल्दी टेबल्स टर्न होते हैं और फिर ये सारा कुछ जो है गड़बड़ हो जाती है। जो जमात हुकूमत में होती है उसके ऊपर ओनस होता है कि वो बड़े पन का मुजाहरा करे। मैं अपने बेटे को नहीं ज़बरदस्ती बना सकता। आप पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं और वो भी आप जो है ज़बरदस्ती के जोर पे आपको लगता है कि कोई मानेगा। आज का ज़माना आपका क्या ख्याल है कि फोर्स से रेगुलेट कर सकते हैं? नॉट एट ऑल सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करे, लेकिन देखिए ना, उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए। अगर वाक़ईतन सियासत का हिस्सा रहना है और मुस्बत सियासत करनी है तो इंतशार की सियासत से जान छुड़ानी पड़ेगी। पार्टी हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, इसको एज अ पॉलिटिशियन लें और इसको एक लॉन्ग टर्म सोच के चलें। अगर ये एस्टैब्लिशमेंट के बयानिए के साथ चलना करेंगे तो कल को ये चेंज हो जाता है, पता भी नहीं चलता। सर, मैं कोई एस्टैब्लिशमेंट का बयानी नहीं है। नहीं, बैरिस्टर शहबाज फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ PTI आपको ये वार्न कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के बयानिए के साथ मत चलें वरना बड़ा बुरा हो जाता है। क्यों? बैरिस्टर शहबाज साहब, बट दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। कमेंट कर दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में आज जो कार्रवाई रही 6 जजेस के मामले के हवाले से, इस मामले को इंडेफिनिट अब प्रोलॉन्ग कर दिया गया है, इसको आगे मुलतवी कर दिया गया है। तो इसमें से कुछ निकलता हुआ
कोई हतमी अंजाम नजर आता है बैरिस्टर शहबाज खोसा साहब? देखें पाकिस्तान की तारीख में ये एक सुनहरी मौका है। आप अगर 1947 ऑनवर्ड्स देखेंगी तो आपको जस्टिस मुनीर और उस वक्त के गवर्नर जनरल की भी गठजोड़ नज़र आएगी और ऐसी जजमेंट्स नज़र आएंगी जिनको आज तक हम स्याह जजमेंट्स कहते हैं। और उसके बाद से आप देख लें, भुट्टो साहब का केस देख लें, आप ये क्या कहते हैं असफंदयार वली का केस देख लें, अब बहुत सारी लॉन्ग लिस्ट ऑफ केसेस हैं। ये शौकत सिद्दीकी का अभी केस आया, जस्टिस शौकत सिद्दीकी का कल धरना केस था। ये केसेस में और इंटरफेरेंस की आप बड़ी पाए की जर्नलिस्ट हैं और आपने बड़ा कुछ देखा हुआ और बड़ी देर से हम आपको भी सुनते हैं। आपने खुद ये इंटरफेरेंसेस होती हुई देखी हुई हैं और बड़ी हमने बड़े जर्नलिस्ट को देखा हुआ है तफरीही मकामात की सैर करते हुए। तो आई थिंक इस वक्त जो है वो मौका है कि 6 जजेस ने हिम्मत की है और उन 6 जजेस के बाद पूरी पाकिस्तान की जुडिशरी ने ये इसको इंडोर्स किया है कि यहाँ पर इंटरफेरेंस होती है, अफगानिस्तान से थ्रेट्स आ जाती होती हैं। तो हमें ये इन जजेस को इसको करना चाहिए। देखें 2 मुख्तलिफ कमीशंस हैं। एक है कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है 2017 के एक्ट के अंदर, जो कि तसद्दुक जिलानी साहब का बना था। उस पर हमारी बार्स का सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे क्योंकि हम ये चाहते थे कि सर्विंग जजेस, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है, अगर कोई जुडिशरी से रिलेटेड मामला है तो वो जुडिशरी खुद ही देखे। और ये बड़ा खुशाइन मौका है कि वो चैप्टर क्लोज हो गया और अब ये सर्विंग जजेस जो हैं इसको सुन रहे हैं और इसका आगे वे आउट निकालेंगे। इंशाल्लाह बेहतरी होगी। रियासत आज़ाद साहब, आप समझते हैं क्योंकि अब ये इंडेफिनिट प्रोरोग हो गया है, कोई हतमी अंजाम इसका मिलेगा? 2 महीने बाद क्या कुछ रहता है पाकिस्तान में? देखें, ये बड़ा, जैसे खोसा साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ। अब चूंकि वो चैप्टर क्लोज हो गया कमीशन वाला जो था, और उसमें भी एक बात ये थी कि जिस एग्जेक्टिव से, जिसके अंडर सारे इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, जब आप उनसे एग्रीव्ड हैं और वही उसका कमीशन बनाएंगे तो लोगों को इस हवाले से भी तफज़ात थे। और दूसरा ये था कि एक रिटायर्ड जज साहब, आल दो के वो बड़े इंटेग्रिटी वाले थे, इस हवाले से भी था कि सर्विंग जजेस होने चाहिए। अब आपके सवाल की तरफ, चूँकि इसको 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जुडिशल साइड पर सुन रही है, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम बहुत पुरुमीद हैं और इसका एक अच्छा रिजल्ट होगा। उसके अंदर हम ये सिर्फ ये चाहते हैं कि जजेस साहबान की डिमांड क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स की बात की। मसलन जैसे सिद्दीकी साहब ने स्टैंड लिया तो वो आइसोलेशन में चले गए। अब ये क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि चूंकि लॉ नहीं है, रूल्स नहीं है, हमें बताया जाए कि ऐसी इंटरफेरेंस हो और हम रिस्पॉन्ड करें एज पर लॉ, तो क्या इंस्टीट्यूशन हमारी बैक पे खड़ा होगा? हम वकला इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स देते हैं, बार एसोसिएशन, वो कैसे कि एक वकील का अगर कोई उसके साथ ज्यादती होती है, उसके खिलाफ कोई इलीगल एक्ट होता है, तो पूरे पाकिस्तान की बार्स उसके पीछे खड़ी होती है। ये है इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स जिसके लिए ये खत लिखा गया है। लोग समझ रहे कि जजेस इंसाफ मांग रहे, इंसाफ नहीं मांग रहे, उनके पास तो अख्तियार है। आर्टिकल 204 है कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का, एक बार और फिर कंटेम्प्ट ऑर्डिनेंस के तहत भी उनके पास अख्तियार है। फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर सकता था, फिर घर चला 228, वो ये बात नहीं है, करने को सब तैयार है, उनके पास अख्तियार भी है, वो करेंगे भी, हमारी अदलिया डेयरिंग है। और जो इस वक्त स्पेशली इस्लामाबाद के 6 जजेस हैं, उन्होंने देर आए दुरुस्त आए एक बोल्ड स्टेप लिया है, हम उनको सलाम पेश करते हैं। आखिर उन्होंने आवाज बुलंद की है, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि हम एग्रीव्ड, हमें इंसाफ दिया जाए। वो कहते हैं कि हमें इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स बिकॉज 209 के तहत 5 के तहत कंडक्ट देखा जाता है और 209 6 के तहत रूल्स बनाए जाते हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि हमें इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स बताया जाए कि हाउ वी हैव टू रिस्पॉन्ड। क्विकली रैप अप करना बिकॉज प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। रज़त साहिर साहब, ये बहुत इनऑर्डिनेट, बहुत अननेसेसरी डिले नहीं है? 2 महीने के बाद पाकिस्तान में कुछ भी हो जाता है। नहीं, वो तो बाय द वे एक जज साहब जहाँ मौजूद नहीं है इस वजह से शायद हो रहा है, लेकिन ये है कि हमें अच्छे रिजल्ट की जो है ना उम्मीद रखनी चाहिए। कब तक ये मामला हतमी अंजाम तक मैं पहुंच जाना चाहिए? एक चीज़ ये रियासत आज़ाद साहब ने जो कही कि जुडिशल कमीशंस माजी में होती रही हैं लेकिन हुआ कुछ नहीं है, वो उसकी वजह सिर्फ एक है कि जज़ा और सज़ा, किसी जुडिशल कमीशन की एंड में कोई जज़ा सज़ा हुई हो आज तक? कोई सा प्रेसिडेंट बताएं। हमने आज यही कहा है कि इसको प्रोब करने के बाद, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के बाद जज़ा और सज़ा का अमल भी उसके साथ होना चाहिए, जिसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। एक ये। दूसरा, वैसे अगर मैं जनरल पॉलिटिक्स तो चलो नहीं करता हूँ, मैंने कन्फाइन किया हुआ है अपने आप को बार पॉलिटिक्स में, लेकिन फ्रैंकली इनको मशवरा दूंगा, ये जो शहबाज साहब का और बैरिस्टर साहब का, देखिए पार्टियां मिल के कोई सॉल्यूशन निकाले दोनों तरफ से।
یہ پراپر مسئلے کا حل ہے. ہم پتہ نہیں کس جگہ پہ کس نیج پہ پہنچ چکے ہیں اب. ورنہ وہ سیلاب ورنہ وہ ہاں پولیٹیکل ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہوگا, کیونکہ اکنامیکلی ہم بہت پیچھے چلے گئے. ورنہ وہ سیلاب آئے گا کہ سب کو جو ہے نا اپنا گھر کا راستہ بھی نظر نہیں آئے گا. سر سیاسی اور معاشی استحکام آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا ہے. اس میں عمران خان حصہ بننا چاہتے ہیں تو بے شک بنے, ادروائز بھی پاکستان میں ایک پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ ریاست علی ساحر صاحب, ریاست علی آزاد صاحب, بیرسٹر عقیل ملک صاحب, بیرسٹر شہباز کھوسہ صاحب, اور اس سے پہلے بیرسٹر عابد زبیری صاحب بھی موجود تھے, اور بریگیڈیئر وقار حسن خان صاحب بھی. یہ تھا آج کا پروگرام. ٹمارو انشاءاللہ ایٹ 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.